हेलो स्टूडेंट, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जी हाँ, क्लास 7th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और अगर बात करें क्लास 10th की तो ये 10th में भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में क्लास 7th के साथ साथ क्लास 10th के भी स्टूडेंट लाइव एक्टिव रहे होंगे। और उम्मीद बहुत कुछ की जाती है कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है, चाहे वो बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लास 7th के एनुअल एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। जी हाँ, स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस की वीडियो मैं बना है इसी वजह से रहा हूँ जिसमें आप लोगों की तैयारी जो छूट गई है, कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस छूट गई हैं, उनको भी समझ आ सके कि कितना कुछ पढ़ाया गया है। जी हाँ, क्या क्वेश्चंस क्या कहता है, उसका सॉल्यूशंस कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको अपने पेपर में सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को उसी तरह के सब सॉल्यूशन समझाए जाएंगे जैसे प्रीवियस वीडियोस में बताए गए थे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सारे आंसर आप लोगों के सही होंगे क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। जी हाँ, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग कोर्स में ये चैप्टर एनुअल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कई तरह के क्वेश्चन, इसलिए आप लोग आंसर ध्यान से देते चलें। चलिए, आंसर आज आप लोगों को दिया जाएगा, क्वेश्चन समझाया जाएगा, सॉल्यूशंस समझाए जाएंगे, आंसर आप लोगों को देते चलना है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे जो अपनी कॉपी में सॉल्यूशन लिखते हैं बिल्कुल सही करते हैं, हेडिंग जरूर लिखा करें। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखा करें साइंस क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिससे आपको पता चल सके कि ये जो वीडियो बनाई गई है, जो मैंने YouTube पे अपलोड कर दी है, कभी भी फ्यूचर में आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो आप लोग अपने सॉल्यूशन पेपर, जो आपने कई क्वेश्चंस गलत किए होंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 4 ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। एन ऑक्साइड, अच्छा ऑक्साइड होते क्या हैं? सपोज करिए मैग्नीशियम एक मेटल है और ये कंबाइन करता है या फिर किसी से रिएक्ट करता है और उसका नाम है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो जो भी मेटल, जो भी एलिमेंट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। जी हाँ, क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। तो एन ऑक्साइड इज एसिड। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑक्साइड अगर एसिडिक है एंड हैज़ अ पंजेंट, तो पंजेंट ऑर्डर मतलब उसका जो स्मेल है, उसकी जो गंध है वो पंजेंट की तरह है। इट कुड भी क्या हो सकता है? तो आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जितने भी ऑक्साइड होते हैं मेटल के वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और जितने भी ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के वो सब कैसे होते हैं? वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जी हाँ, अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन में कोई एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रखा गया है। अब कैसे पता करेंगे कोई नॉन मेटल है कि मेटल है? तो बता दूँ आप लोगों को, जितने भी मेटल होते हैं मोस्टली सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की वजह से वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और इसी की वजह से वो बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर नॉन मेटल की बात हो रही है, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पॉजिटिव या फिर कह दें इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। जी हाँ, उन पर जो चार्ज लगा होता है वो माइनस चार्ज लगा होता है, इसलिए आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा राइट आंसर आप लोग लगाते हो। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या आपको लगता है सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड हो सकता है? जबकि आप लोगों ने पढ़ा था कि सल्फर, जी हाँ, जो सल्फर आप लोगों ने पढ़ा था ये आप लोग जानते भी होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या लगता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या एसिडिक हो सकता है? ये एक ऑक्साइड एसिडिक हो सकता है, कार्बन का ऑक्साइड है, क्या ये एसिडिक होगा? थर्ड है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड आप लोग जानते हैं क्या ये हो सकता है जिसका नेचर पंजेंट ऑर्डर है? या फिर ये ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर में हो सकता है? या फिर लास्ट ऑप्शन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो चारों में से एक ऑप्शन बेटर होगा। उम्मीद है आप लोगों को टाइम प्रॉपर मिल रहा है, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर सही है। जिन्होंने आंसर लगाया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है उनका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप लोग जानते ही हैं कि नाइट्रोजन, जी हाँ, ये जो नाइट्रोजन होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर में
कितने प्रतिशत होती है? 78% होती है। जी हाँ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड की चैप्टर की वीडियो आज समझाई जा रही है, उसी के सॉल्यूशन पेपर भी आप लोगों को समझाए जा रहे हैं, सॉल्यूशन आंसर भी बताए जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। आउट ऑफ दीज गैसेस, इनमें से कौन सी गैस विच वन इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो आउट ऑफ दीज गैसेस, इनमें से कौन सी गैसेस विच वन इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग बड़ी बड़ी इमारतों में जाते होंगे, उसके बाद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कई तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, अग्निशमक यंत्र लगे होते हैं। अपने विद्यालयों में भी आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर टाइप का अग्निशमक यंत्र लटकते हुए, दीवारों पे लटकते हुए। ये लगा होता है इस वजह से कभी अकस्मात कहीं आग लग जाए तो उस आग पर काबू पाने के लिए हम लोग अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, तत्काल उसका उपयोग करके हम आग पर काबू पा सकते हैं। तो उसी एक्सटिंग्विशर में क्या चीज़ भरी होती है, उसी को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। जी हाँ, ड्राई आइस। तो क्या होता है वो चीज़ आपको बतानी है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 या फिर H2S। चलिए इससे संबंधित कुछ मैं हिंट बता देता हूँ। ये एक गैस है जो कि सॉलिड स्टेट में भरी जाती है, पाउडर टाइप में भरी जाती है। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप लोगों को पता है कहीं पर भी कोई आग लगती है तो आप लोगों को पता होगा जब भी फायर लगती है तो वहाँ पर उपस्थित जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस। क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन गैस आग बिल्कुल भी नहीं लग सकती। ये चीज़ आप लोग समझते हैं, आप लोगों को बताया जा चुका है कि आग तभी लगेगी जब वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। जैसे सपोज़ कीजिए आप अंतरिक्ष में गए, वहाँ पर अगर आपने कोई आग जलाने का प्रयास किया, माचिस तीली जलाने का प्रयास किया, तो वहाँ पर आग बिल्कुल भी नहीं जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस वहाँ पर नहीं होती, जिस कारण आग नहीं जलाई जा सकती। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि कोई एक कमरा है, उस कमरे में जितनी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने कोई चीज़ जलाई और कमरे का दरवाज़ा क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब ऑक्सीजन आने की कोई भी यहाँ पर जगह नहीं है। धीरे धीरे उसी रूम में आपका दम घुटने लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पहली चीज़ वो जो ऑक्सीजन थी वो फायर जो जली उसने क्या किया? कंज्यूम कर लिया। और उसने कौन सी गैस बनाना स्टार्ट कर दिया? ये आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, अगर हमको आग पर काबू पाना है तो हमको कौन सी गैस का इस्तेमाल करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग समझ गए होंगे फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस उपस्थित होती है। जी हाँ, यही कार्बन डाइऑक्साइड ही उपस्थित होती है उसी अग्निशमक यंत्र में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू। तो सही तरीका क्या चीज़? एक सॉल्यूशन बनाने का किसी एसिड का किसी वाटर में। तो अम्ल का जल में हमको क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाना है, लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना है। तो कैसे तैयार होगा? सबसे पहले ऐड वाटर टू एसिड। एसिड में वाटर ऐड करना है या ऐड एसिड टू वाटर होगा? किसी एसिड में वाटर को ऐड करना या फिर मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली। क्या एक साथ एक ही समय पर एक ही स्थिति में हम लोग मिक्स करते हैं किसी एसिड को किसी वाटर के अंतर्गत? ये सही होगा। या फिर ऐड वाटर टू एसिड इन अ शैलो कंटेनर, ये सही होगा। तो आपके अकॉर्डिंग चारों में से हमको सॉल्यूशन बनाना है किसी एसिड का इन वाटर। तो क्या होगा? अगर आपने उत्तर बी लगाया है ऐड एसिड टू वाटर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा जा रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज। तो किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है इसको समझ लेते हैं। तो नाम से लग रहा
ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल का मतलब उदासीन कर देते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे सामने एक अम्ल है और दूसरा क्या है, क्षार है। एक एसिड है, दूसरा बेस है। तो अब इनके क्या है, इनकी उपस्थिति को हमको न्यूट्रल करना है। तो इन दोनों को एक मात्रा में हमने क्या किया, मिला दिया, जिससे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड के साथ दूसरा बेस मिलाते हैं। द प्रोसेस इन विच वी ऐड एसिड विद क्या करेंगे, बेस टू फॉर्म। और तैयार क्या होगा इस न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में, जो तैयारी होती है, किस चीज़ के बनाने की तैयारी की जाती है या फिर कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है। सपोज कीजिए एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इन दोनों के को हमने क्या किया, ऐड कराया। ऐड कराने के बाद आप लोगों ने पता है एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइड्रोजन उधर के OH से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। जी हाँ, और उधर का Cl जो HCl में Cl लगा था और इधर का जो Na लगा था तो NaCl मिलकर सॉल्ट बनाएगा। जी हाँ, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट एंड वाटर तैयार होगा। आंसर आपने अगर सही दिया है तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है, इसलिए आंसर आप लोग समझ गए हैं। सॉल्ट और वाटर तैयार होता है किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा जा रहा है, टर्मरिक इज आ नेचुरल इंडिकेटर। तो टर्मरिक यहाँ पर बात की जा रही है हल्दी की। तो टर्मरिक आपके घर में भी है। आप लोगों से एक प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने लिटमस पेपर बनाने के लिए कहा था और कई बच्चों ने बनाया भी था। जी हाँ, टर्मरिक एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है जो आपके घरों में भी रहता है, आप उसको तैयार भी कर सकते हैं। ऑन एडिंग इट्स पेस्ट, जी हाँ, ऑन एडिंग इसी के पेस्ट को अगर हम लोग एक इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, किसी एसिड के साथ या किसी बेस के साथ सेपरेटली रखते हैं, तो विच कलर वुड बी ऑब्जर्व, तो कौन सा कलर दिखाई देगा। सपोज करिए टर्मरिक जो कि एक इंडिकेटर है, इसको हमने घर पे बैठ के बनाया। जी हाँ, और इस पर कोई एसिड हमने क्या किया, 2 बूंद एसिड के डाल दिए तो कौन सा कलर आया, या फिर 2 बूंद हमने किसके, बेस के डाल दिए तो कौन सा कलर आया। जी हाँ, 4 ऑप्शन स्क्रीन पे होंगे, आपको सही जवाब देना है। पहला, येलो इन बोथ एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों ही केस में टर्मरिक जो पेपर हमने बनाया था उसमें दोनों ही केस में येलो कलर ही रहेगा। क्या ये सही है? या फिर येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, तो येलो हमेशा एसिड के साथ ही बना रहेगा और रेड कलर तुरंत हो जाएगा बेस के साथ। क्या ये सही होगा? या फिर पिंक इन एसिड एंड येलो इन बेस, एसिड डालने पर पिंक कलर देगा और बेस डालने पर येलो कलर मतलब पीला रंग देगा। तो क्या लगता है ये सही होगा? या फिर लास्ट कह रहा है रेड कलर एसिड के साथ देगा और ब्लू कलर बेस के साथ देगा। तो आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है, अच्छा लगाया है, सही लगाया है, गलत लगाया है? चलिए देखते हैं आंसर क्या है। जी हाँ, अगर आपने येलो इन एसिड के साथ दिखाया है और रेड इन बेस के साथ दिखाया है तो आप बिल्कुल सही हो। और आपने ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी किया होगा और आपने ध्यान भी दिया होगा, जैसे ही उस लिटमस पेपर पर जो टर्मरिक की बार हमने टर्मरिक का यूज़ करते हुए बनाया था, उसमें जैसे ही हमने क्या किया, सोप सोल्यूशन मतलब साबुन का जो झाग था या फिर साबुन से बना के हमने जो सोल्यूशन तैयार किया था उसको बोलते हैं बेसिक सोल्यूशन। उसी साबुन वाले सोल्यूशन को हमने इस लिटमस पेपर पर जैसे ही डाला तुरंत वो पीले रंग का लिटमस पेपर चेंज हो गया रेड में। जी हाँ, घर पे बैठ के इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिनोल्फथलीन। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे कई तरह के इंडिकेटर आप लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़े थे, उसमें से एक इंडिकेटर जिसका नाम यहाँ पर फिनोल्फथलीन है। इसी तरह के केमिकल इक्वेशंस या फिर किसी तरह की केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उसमें ये अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा निभाता है। एक तरह का क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं एक तरह का केमिकल इंडिकेटर है और इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली किस कलर में चेंज होते हैं। एसिड के साथ कौन सा रंग देगा और बेस के साथ कौन सा रंग देगा। फिनोल्फथलीन कैसे किस कलर में चेंज होगा, एसिड में क्या कलर देगा, बेस में क्या कलर देगा, यही आपको बताना है। तो फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। जी हाँ, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रेड एंड ब्लू, ऑप्शन बी है
ब्लू एंड रेड, ऑप्शन सी है पिंक एंड कलरलेस, या फिर डी ऑप्शन कलरलेस एंड पिंक। तो यहाँ पर पिंक एंड कलरलेस थोड़ा समझा देता हूँ। एसिड डालने पर पिंक रंग देगा और बेस डालने पर ये कलरलेस ही रहेगा, या फिर डी में कह ले कलरलेस हो जाएगा एसिड के साथ और पिंक देगा बेस के साथ। तो आपको क्या लगता है आंसर? अगर आपने दिया है कलरलेस एसिड के साथ और पिंक बेस के साथ तो आप बिल्कुल सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 में सिंपली पूछा है व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक। तो जब कोई सॉइल मिट्टी, मृदा, मिट्टी जिसमें हम लोग प्लांट पौधे उगाते हैं उसी की बात की जा रही है। कोई मिट्टी सॉइल बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेचर की है, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन इट। तो बेसिक जो सॉइल होती है उसमें जो पौधे होते हैं वो सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, वॉट मस्ट बी एडेड टू द सॉइल। तो आपको क्या लगता है किस चीज़ को ऐड करके हम उसमें अच्छे से पौधे उगा सकते हैं जो बेसिक मीडियम में नहीं उग पा रहे थे? तो उस मिट्टी में हमको क्या करना है? मिट्टी हमारी बेसिक नेचर की है, उसको हमको सही करना है, ना तो ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा बेसिक हो। तो क्या चीज़ करोगे? आप लोग 4 ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए बताइए। पहला है ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दोगे। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के बाद क्या आपको लगता है कि परिस्थिति एकदम सही हो जाएगी? या बी ऑप्शन क्विक लाइम आप लोग ऐड कर दोगे, या स्लैग लाइम आप लोग ऐड कर दोगे, या कैलामाइन सॉल्यूशन जो तैयार किया गया है उसको आप लोग उसी मिट्टी में डाल दोगे? तो चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा लाइम, कौन सा मैटर आप ऐड करोगे जिससे जो मृदा थी वो कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, या फिर उसका मीडियम जो था वो चेंज हो जाएगा? तो क्या लगता है आंसर क्या होगा? चलिए आंसर बता देता हूँ। जिन्होंने ऑर्गेनिक मैटर बताया है उनके लिए बता दूँ बिल्कुल सही जवाब है उनका कि ऑर्गेनिक मैटर डालते ही उसकी जो क्वालिटी होगी वो बढ़िया हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड। तो इन चारों में कौन से सेट, यहाँ पर जितने भी सेट दिए गए हैं सभी सब्सटेंसेस एसिड कंटेन करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कंटेन करता है एसिडिक मीडियम को। तो ग्रेप्स एंड लाइम वाटर, क्या ये सही है? विनेगर एंड सोप, क्या ये सही है? सी है कर्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सही है? या फिर कर्ड के साथ विनेगर? तो चारों में से आपको कौन सा सेट सही लगता है? जो दोनों सेट एसिड के हों, ये कहीं आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। चलिए बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आंसर दे देता हूँ। आप लोगों ने सोप जहाँ जहाँ देखा है तो बता दूँ, सोप क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन होता है, इसलिए सोप के लिए तो बिल्कुल मत लगाएं, बिल्कुल मत जाएं। आंसर गलत हो सकता है। आपने जो आंसर लगाया है, चलिए उसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर सही है वो डी है, विनेगर एंड कर्ड। जी हाँ, लैक्टिक एसिड के साथ कन्वर्ट होता है। जब आपने पढ़ा होगा दही, ये आप लोगों को याद आ रहा होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये भी याद आ रहा होगा। और दूसरा विनेगर, एसिटिक एसिड, ये भी आप लोगों को याद आ रहा होगा। सिरका जो आप लोगों के घरों में होता है। जी हाँ, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ऑन एडिंग फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। जी हाँ, फिनोल्फ्थलीन एक तरह का इंडिकेटर होता है जिससे हम लोग एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। किस चीज़ की? देखते हैं। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर टू अ कलरलेस सोल्यूशन, नो चेंज इज ऑब्जर्व, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सोल्यूशन। जी हाँ, बात की जा रही है अगर हम लोग ऐड करते हैं फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को किसी कलरलेस सॉल्यूशंस के साथ और उसमें कोई भी चेंजेस देखने के लिए ना मिले, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है बेसिक नेचर होगा, ऐदर एसिडिक हो सकता है या बेस हो सकता है। सी में कह रहा है या तो एसिडिक होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा, या डी ऑप्शन ऐदर बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। आंसर देते चलें, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलें। कन्फ्यूज़न अगर कहीं पर है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं दोबारा फिर से बताऊंगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग लाइव क्लासेस के साथ ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो जो आपके विद्यालय में चल रही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
जो सॉरी इसका आंसर देख लेते हैं। एदर एसिडिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा ही था फिनोल्फथालीन सोल्यूशन के बारे में। तो जी हाँ, वही आंसर सही है जो आप लोगों ने लगाया है, एदर एसिडिक और न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता हूँ, जिसमें आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो इनमें से कौन सा एक एसिड और बेस इंडिकेटर होता है जिसका इस्तेमाल आप लोग इंडिकेट कराने के लिए कराते हो किसी एसिड को और किसी बेस को। तो विनेगर, क्या ये हो सकता है? क्या लाइम वाटर हो सकता है? क्या टर्मरिक हो सकता है? या फिर बेकिंग सोडा? तो चारों में से आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ही होगा। मेरे द्वारा आप लोगों को कई तरह के एक्सपेरिमेंट करवाए भी जाते हैं। अपने घर पे आप लोग इंडिकेटर के साथ तैयारी करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आप लोगों ने टेस्ट अपने घर पे भी किया था। याद कीजिए वो प्रैक्टिकल, वो प्रोजेक्ट जो मैंने बनवाया था। जी हाँ, उसी से आप लोग किसी भी एसिड और किसी भी बेस को इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते थे और पता लगाते थे कि कोई चीज़ एसिड है या कोई चीज़ बेस है। तो याद आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको। जो टर्मरिक प्रोजेक्ट मैंने बताया था, हल्दी पाउडर से आप लोगों ने एक लिटमस पेपर तैयार किया था। यही लिटमस पेपर बताता है कि कोई वस्तु, कोई सोल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आप लोगों से पूछी जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 7th में अगर आप लोग हैं तो अपनी कॉपी में लिखते चलें। अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलें। क्लास 7, जो कि मैं क्लास टीचर हूँ, इसलिए कॉपी में जरूर लिखते चलें। आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है ये मुझको पता होना चाहिए। और क्लास 10th वाले स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसलिए ऐसे ऑप्शन ही आप लोग बताएं जो लिखने के बाद इस सेंटेंस को पूरा सही से कर दें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, चलिए आंसर दिखाई दे रहा है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। पहले का आंसर थोड़ा सा बढ़ गया है, आंसर दिखाई दे गया आपको, तब भी मैं पढ़ देता हूँ किस तरह से आपको आगे सॉल्व करना है। अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टर्न्स कर देता है ब्लू लिटमस को, किसमें टर्न करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट टर्म्स करता है किसी रेड, किस चीज़ को? रेड क्या है यहाँ पर? रेड की जगह आगे क्या लिखोगे जो कन्वर्ट होता है ब्लू में? तो रेड क्या चीज़ है? तो आप लोग समझ गए होंगे, रेड लिटमस की बात की जा रही है। जी हाँ, लिटमस ही आंसर सही है। थोड़ा सा ध्यान दे दिया होगा आप लोगों ने, आंसर मिल गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्रॉपर समझ में आ रहा? अमोनियम क्लोराइड एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड? जी हाँ, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज एन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्या हो सकता है? तो आप लोग जानते ही हैं कि आंसर क्या भरना है। अमोनियम क्लोराइड अभी आपने ऊपर देखा ही था, एक तरह का एसिडिक सॉल्ट है। जी हाँ, क्या है? एसिडिक सॉल्ट। कई तरह के सॉल्ट आप लोगों को बताए गए थे, कई तरह के सॉल्ट आप लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे। सॉल्ट कैसे तैयार होते हैं ये भी आप लोगों को पता था। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस बताई गई थी जिसमें क्या करते थे एसिड के साथ बेस की रिएक्शन करवाते थे और क्या बनता था? वाटर बनता था और उसके साथ सॉल्ट बनता था। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या बनता था? नॉर्मल क्या था? एक सॉल्ट तैयार होता है। जी हाँ, समझ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एसिड प्लस मेटल। जी हाँ, कोई एसिड के साथ अगर कोई मेटल है तो क्या बनेगा? सपोज करिए एसिड को मैं एसिड लिखता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल के स्थान पर कोई मेटल लिख देता हूँ Mg, मतलब मैग्नीशियम। तो एसिड HCl और मेटल मैग्नीशियम, इन दोनों की रिएक्शन होती है तो आगे क्या मिलेगा? तो इधर से क्लोरीन और उधर से क्या था? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है ये बन गया। और निकला क्या ये बताना है। जी हाँ, HCl से Cl तो निकल गया, बचा क्या? हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ पर निकला क्या? हाइड्रोजन निकल गया, या फिर हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट तैयार हुआ। तो सॉल्ट प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? हाइड्रोजन। आप लोग याद भी कर लें कि कभी भी कोई भी एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? सॉल्ट के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है अगर आपने हाइड्रोजन लिखा। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, सिंपली क्वेश्चन पूछा गया एन एसिड, जी हाँ कोई एसिड एंड अ बेस, कोई बेस रिएक्ट करते हैं एक साथ, जी हाँ दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एसिड और बेस ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ये अभी आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की बात हो रही है और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या बनता है अभी आप लोगों ने सीखा था। तो एसिड प्लस बेस के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी उत्पाद बनेगा तो वो क्या है, न्यूट्रल है, इसका मतलब सॉल्ट प्लस वाटर अगर आप लोगों ने लगाया है आंसर बिल्कुल सही लगाया है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पर सॉल्ट है तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, वाटर भी लिख सकते हैं सॉल्ट भी लिख सकते हैं, दोनों एक साथ लिखें तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिसमें बात की जा रही है टैप वाटर, तो टैप वाटर इज वेरी डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा टैप वाटर, तो आप लोग जानते ही होंगे टैप वाटर के बारे में, ये क्या होता है विद्युत के प्रति, इलेक्ट्रिक के प्रति, है ना, करंट के प्रति, ये क्या होता है। आप लोग अगर कर पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इसी वजह से आप आंसर भी दे पा रहे हैं। तो 6 का टैप वाटर इज वेरी डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर आपने आंसर लगाया है पुअर कंडक्टर तो बिल्कुल सही लगाया है, तो टैप वाटर हमेशा पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जी हाँ बिल्कुल सही अगर आपने लगाया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कोरोजन इज अ डैश प्रोसेस, तो कोरोजन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपनी क्लासेस में, कोरोजन के बारे में पढ़ा होगा, रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो कोरोजन बता देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा नमी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, तो इसी प्रोसेस को जिसमें कोई मेटल या फिर कोई धातु या फिर कोई आयरन क्या होता है, जंग लग जाता है उसमें, उसी को बोलते हैं रस्टिंग एज वेल एज यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे इतनी आसानी से लोहे पर जंग कभी नहीं लगती, हमेशा धीमे धीमे जो है ये रिएक्शन होती है और कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, ऑल सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड आर, हमेशा ध्यान रखिए जितने भी हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं वो क्या होते हैं, तो 4 ऑप्शन, यहाँ तो कुछ नहीं है, आंसर आपको डायरेक्टली बताना है। ऑल सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, डैश होते हैं, अगर आंसर आप लोग दे पा रहे हैं अच्छी बात है, चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है एल्कलाइज, जी हाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल्काइन पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो बेस के साथ यहाँ पर एल्कलीज पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आप लोग जानते भी होंगे, क्या जानते हैं कि दोनों में थोड़े थोड़े मूलभूत अंतर है, वो अंतर मैं जरूर बताऊंगा। चलिए फिलहाल वीडियो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या है, अभी आप लोगों ने फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन पढ़ा था, अभी आप लोगों ने लिटमस पेपर बनाया था, अभी आप लोगों ने इंडिकेटर सोचा था, अभी आप लोग फिर से एक एग्जांपल पा रहे हैं मेथिल ऑरेंज का। तो मेथिल ऑरेंज इज एन एग्जांपल ऑफ किस चीज़ का एग्जांपल है ये आपको बताना है। तो इंडिकेटर के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, तो क्या हो सकता है ये, बिल्कुल सही, ये एक तरह का इंडिकेटर ही है, जैसे अभी आप लोगों ने फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, लिटमस के बारे में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में क्या पूछा जा रहा है ये भी देख लेते हैं। 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, डैश इज यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा की बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा, दोनों ही सोडा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घरों तक पहुंचा भी होगा, तो आपको बताना है इनका मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चर हो पाता है। तो आंसर समझ गए क्या होगा, आंसर कुछ बच्चे दे पा रहे हैं कुछ नहीं दे पा रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, अगर नहीं आता है तो सीखते चलिए, हर एक चीज़ मैं सिखाता चल रहा हूँ, आप लोग जानते चलें। आंसर है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक तरह का क्या है यहाँ पर सॉल्ट है, जी हाँ सॉल्ट ही है जो कॉमन सॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर पूछा जा रहा है एसिडिक एसिड, जी हाँ एसिडिक एसिड CH3COOH, जी हाँ एसिटिक एसिड हमेशा प्रेजेंट होता है इन डैश वाइल डैश इन प्रेजेंट इन लेमन, तो 4 ऑप्शन तो है नहीं, आंसर डायरेक्टली बताना है। तो एसिडिक एसिड
ठीक है। एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट होता है किस चीज़ में, जबकि वाइल डैश इज प्रेजेंट इन लेमन। जी हाँ, लेमन तो आप लोग जानते ही हैं, जबकि लेमन में क्या चीज़ होती है, और एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, जबकि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना है। 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आंसर अगर आपने लगाया है विनेगर और दूसरा सिट्रिक एसिड तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन बर्न्स जलता है इन एयर इन द फॉर्म ऑफ एयर टू फॉर्म डैश। तो कार्बन को जलाते हैं एयर की उपस्थिति में। जी हाँ, वायु की उपस्थिति में अगर कार्बन को जलाया जाता है तो ये क्या बनाएगा, डैश यहाँ भरना है। और एक तरह का ये इट इज़ डैश ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा, क्या होगा, और इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो टर्न्स कर देगा, परिवर्तित कर देगा डैश लिटमस इनटू डैश। तो यहाँ पर 4 चीज़ें भरने के लिए आई हैं। अगर आप लोग भर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कंफ्यूज मत हो। कार्बन बर्न्स इन एयर मतलब एयर की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाने पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर का होता है, क्योंकि कार्बन क्या है, नॉन मेटेलिक है, इसलिए एसिडिक इन नेचर में होगा। इट्स एक्वस सोल्यूशन क्या होगा, टर्न्स कर देगा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। जी हाँ, क्योंकि समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। द गैस विच एस्केप्स आउट फ्रॉम मैनी एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स इज। जी हाँ, आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते होंगे, उसके जो कैप को आप लोग ओपन करते हो, खोलते हो, तो उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है। जी हाँ, आपको पता होगा कौन सी गैस बाहर आती है, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। द गैस विच एस्केप्स आउट फ्रॉम मैनी एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स इज डैश। तो आंसर पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। आगे बढ़ते हैं। इसी कार्बोनेट यहाँ पर कह रहे हैं, कार्बोनेट के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछा जा रहा है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड चेंज कर देता है, क्या चीज़ चेंज करता है, लिटमस को एस ब्लू। तो चेंज लिटमस एज ब्लू, तो क्या होगा, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड चेंज कर देगा लिटमस एज ब्लू, तो आंसर होगा रेड। जी हाँ, एक्वस सोल्यूशन किसका है, सोडियम ऑक्साइड का है। और सोडियम के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा गया था केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, अगर आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो कॉपी में ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसका आंसर मैं लिखाते चल रहा हूँ, आप लोग अलग पेन से लिख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चले कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते। तो इसमें डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं कैल्शियम के साथ OH का होल ट्वाइस। कैसे बोलते हैं, Ca कैल्शियम, CaOH का होल ट्वाइस। ध्यान रखें, केमिकल फार्मूला बोलना भी आना चाहिए, आप लोगों को लिखना भी आना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते कैसे हैं, CaOH का होल ट्वाइस। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में आप लोगों को सिंपली पूछा गया है क्या चीज, न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ डैश टू फॉर्म डैश एंड डैश। कई तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, आप लोग जानते भी होंगे। न्यूट्रलाइजेशन एक तरह की रिएक्शन होती है बिटवीन किसी एसिड और किसी क्षार के बीच। जी हाँ, बेस के बीच। तो यहाँ तो भर गया बेस, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। जी हाँ, बिल्कुल सही अगर आपने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, कोई चीज़ रिएक्ट करती है विद लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था, CaOH का होल ट्वाइस। जी हाँ, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या चीज़ बनेगी, जो मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज इट इज डैश इन वाटर। तो रिएक्ट करने के बाद, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या चीज़ बनती है, ये आपको बताना है। अगर आप लोग बता पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या चीज़ बनेगी, चलिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल बनता है। यहाँ पे क्लियर हो गया, जो कि सॉल्युबल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो तैयार होता है एक प्रेसिपिटेट के द्वारा, और क्या होता है, सॉल्युबल होता है पानी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, चूज द ट्रू एंड द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे दी गई हैं, आप लोगों को बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। जी हाँ, ट्रू है या फिर फॉल्स है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ही होगी, या तो ट्रू बताएं या फिर फॉल्स बताएं। पहले स्टेटमेंट में आप लोगों को बताया जा रहा है कि अमोनिया डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, शोज एक प्रकार की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या ये सही है कि अमोनिया जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, ये एक तरह की एसिडिक प्रॉपर्टी है। क्या लगता है आपको ऐसा कुछ है,
देखते हैं, अगर आपने ट्रू दिया है तो ट्रू होना चाहिए, नहीं तो फॉल्स होना चाहिए अगर आपने फॉल्स दिया है। देखते हैं आपका आंसर कितना सही है। अमोनिया, आप लोग जानते हैं अमोनिया NH3 के बारे में, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्या एक तरह की एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है? क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल फॉल्स है। अमोनिया कभी भी यहाँ पर डिसॉल्व इन वाटर की बात नहीं की जा सकती और एक तरह की एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। चल आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, करेक्ट स्टेटमेंट, अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर शोज बेसिक प्रॉपर्टीज। जी हाँ, डिसॉल्व करता है एक तरह की बेसिक प्रॉपर्टीज को। एसिडिक प्रॉपर्टीज ना होकर ये क्या होती है? बेसिक प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन, ऑरेंज जूस टर्म्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। जी हाँ, ऑरेंज जूस आप लोग जानते हैं वो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्या ये बात सही है? अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, एसिड हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑरेंज जूस एक तरह का एसिडिक जूस होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तो बता दूं कि आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑरेंज जूस एक्ट एज एन एसिड। जी हाँ, ऑरेंज जूस एक प्रकार का एसिड है और एसिड करते क्या है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद टैमरिन। जी हाँ, टैमरिन मतलब इमली की बात की जा रही है, वाटर। तो कॉपर कभी भी रिएक्ट नहीं करता इमली के पानी में, तो क्या ये कथन सत्य है? कॉपर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, कॉपर वायर आप लोगों ने देखा ही होगा, तांबा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये रिएक्ट नहीं करता इमली पानी में, टैमरिन इमली वाटर में। तो क्या लगता है, ट्रू है कि फॉल्स है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी इट कैन नॉट रिएक्ट विद टैमरिन वाटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एलम। एलम तो आप लोग जानते हैं। जी हाँ, उसी फिटकरी की बात हो रही है जो आपके घरों में होती है। तो फिटकरी एक्ट एज एन आंट एसिड। तो आंट एसिड क्या होते हैं? आंट एसिड एज ए एंटी एसिड की तरह कार्य करते हैं। मतलब एसिडिटी जब बढ़ जाती है किसी मनुष्य में तो दवा के तौर पर वो आंट एसिड की दवाइयाँ खाता है। तो आपको लगता है क्या वो फिटकरी खाता होगा? अगर लगता है हाँ फिटकरी खाने के बाद एसिडिटी कम हो जाती है, तब तो सही लगाइएगा, नहीं तो बता दूं कि फिटकरी बिल्कुल नहीं खाई जाती, आंट एसिड के तौर पर ये बिल्कुल वर्क नहीं करता, एक तरह की ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो था, आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में बहुत कुछ आया भी होगा। चलिए आगे की तैयारी इसी तरह से और आगे जारी रखते हुए कल भी इसी समय पर आप लोग लाइव एक्टिव रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगली वीडियो भी आप लोगों को जल्द मिलेगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। धन्यवाद।